So hello everyone, I welcome you all to the new session to the seventh lecture of structures of atom. आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ जिसमें हम पढ़ेंगे हमारा वेव पार्टिकल ड्युअलिटी यानी कि वेव नेचर और पार्टिकल नेचर के बीच में दोगलापंती। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, बहुत नई चीज़ें आपको इसमें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, ये वो टॉपिक है जिसका जिक्र आपकी प्रीवियस क्लासेस में कभी नहीं हुआ, तो हम बिल्कुल बेस से स्टार्ट करेंगे और पूरा इसको एडवांस लेवल तक देखेंगे। ठीक है, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको स्क्रीन के ऊपर एक नंबर दिख रहा होगा, मैं आपके लिए रिपीट कर देता हूँ, दैट इज 7009294662। अगर आप हमारा ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं देन आप इस नंबर पर इंक्वायरी भेज सकते हैं। एंड अगर आप जलंधर या फिर नियर बाय एरिया से बिलोंग करते हैं देन आप हमारा ऑफलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई, तो बिना टाइम वेस्ट किए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। वेव पार्टिकल डुअलिटी। ठीक है, सिंपल भाषा में बोलूं, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर, ठीक है, इन दोनों के बीच में एक कंफ्यूजन क्रिएट होती है। ठीक है, हमारे पास क्या होता है, कंफ्यूजन क्रिएट होती है। कोई कहता कि यार जो भी आपके ये एनर्जी होती है ना वो ऐसा वेव की फॉर्म में जाती है, कोई कहता है कि जो आपका एनर्जी है वो पार्टिकल्स की फॉर्म में जाती है। ठीक है, सो इसको बोलते हैं वेव पार्टिकल डुअलिटी। अब दो साइंटिस्ट के नाम बड़े फेमस हैं यहाँ पे। हमने फोटोन के बारे में पढ़ा था, है ना, क्वांटा जो है उसे लाइट के केस में फोटोन बोला जाता है। अब इसी फोटोन के रिगार्डिंग इसके पीछे दो साइंटिस्ट पड़ गए। पहले थे हमारे मैक्स प्लांक जी। ठीक है, ये जो मैक्स प्लांक थे इन्होंने क्या बोला था कि यार जो फोटोन है ना वो कैसा नेचर शो करता है, वो वेव नेचर शो करता है। ठीक है, उन्हें कैसे पता लगा, क्योंकि यहाँ से हमें दो चीज़ें मिली थी। ठीक है, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस, ये दो फिनोमिना है जो आप क्लास 12th की फिजिक्स में पढ़ोगे। ठीक है, मैं अभी के लिए आपको बता देता हूँ, डिफ्रैक्शन हो और आपका इंटरफेरेंस हो, ये दोनों फिनोमिना जो होते हैं ये वेव्स की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो जो मैक्स प्लांक था उनको क्या था कि यार ये ना वेव नेचर शो कर रहे हैं क्योंकि इनके अंदर डिफ्रैक्शन भी दिख रही है और इंटरफेरेंस भी दिख रही है। दूसरी तरफ थे हमारे वेरी फेमस साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन। ठीक है, आइंस्टाइन भाई साहब क्या कहते थे, आइंस्टाइन कहते थे कि यार ये जो एनर्जी का फ्लो है, ये जो फोटोन है आपका, ठीक है, ये क्या है, पार्टिकल नेचर का होता है। ठीक है, अब उन्हें कैसे पता चला, उन्हें पता चला एक इफेक्ट की मदद से जिसे हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अभी उतना डिटेल में आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं आपको इसका एक बहुत बेसिक सा मतलब समझाता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर आपके सामने डेमोन्स्ट्रेशन के लिए कुछ सामान भी रखा हुआ है। ठीक है, मान लीजिए ये क्या है मेरा, वैसे तो एक हाईलाइटर उठाया मैंने। ठीक है, मान लीजिए ये मेरा कोई भी मेटल का क्या है, सरफेस है। ठीक है, किसी भी मेटल का सरफेस है। हम जानते हैं मेटल्स के पास क्या रहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ठीक है, मेटल्स के पास क्या रहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस मेटल के सरफेस से फ्री इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, ठीक है, तो आपके पास इसका एक लौता तरीका क्या होगा। आप बोलोगे कि सर आपने ही हमें पिछले लेक्चर्स में पढ़ाया था कि इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराने के लिए, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को अपने एनर्जी लेवल से ऊपर उठाने के लिए हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। यहाँ पर भी हम वही करेंगे। अब मान लीजिए मैंने क्या किया, यहाँ से ये मेरा कोई लाइट सोर्स है। ठीक है, यहाँ से मैंने लाइट सोर्स लिया, ठीक है, और इसके ऊपर ऐसे करके लाइट मारी। ठीक है, लाइट मारी, इस लाइट सोर्स के अंदर से क्या निकली, लाइट निकली। लाइट के अंदर क्या होते हैं, आपके एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स जिन्हें हम फोटोन कहते हैं। ठीक है, जिन्हें हम क्या कहेंगे, फोटोन कहेंगे। अब साइंस क्या कहती है, एल्बर्ट आइंस्टाइन क्या कहते थे, या फिर कह लो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या कहता है, वो एनर्जी इसके ऊपर स्ट्राइक करेगी। ठीक है, इस मेटल सरफेस पे वो एनर्जी स्ट्राइक करेगी। उस इलेक्ट्रॉन को, वो जो जिस इलेक्ट्रॉन को हमने बाहर निकालना है, ठीक है, जिसको इजेक्ट कराना है इलेक्ट्रॉन को, उस इलेक्ट्रॉन पे क्या करेगी, वो एनर्जी स्ट्राइक करेगी, वो एनर्जी उसे मिलेगी। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी अपना एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, और जैसे ही उसे वो एनर्जी मिली वो एक्साइट होके बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो एक फोटोन और एक इलेक्ट्रॉन के बीच में होने वाली इस इंटरेक्शन को, ठीक है, माने फोटोन मार के इलेक्ट्रॉन निकालना, इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लियर है भाई। अच्छा, टॉपिक का मतलब समझ आ गया, वेव पार्टिकल डुअलिटी। एक बंदा बोल रहा है, मैक्स प्लांक जो थे वो कहते हैं कि यार ये ना वेव नेचर है, ठीक है, फोटोन का, और आइंस्टाइन कह रहे हैं कि यार फोटोन का क्या है, पार्टिकल नेचर है। तो इन दोनों की ना बातों को जरा ना मिक्स करते हुए एक तीसरा बंदा आया था। ठीक है, उस बंदे का नाम क्या था, उस बंदे का नाम था ये डी ब्रॉगली।
ठीक है। अब डी ब्रॉगली क्या था, डी ब्रॉगली बंदा आया था, उसने ना अपना ही एक इक्वेशन दिया, उसने अपना एक लॉ दिया, ठीक है। डी ब्रॉगली के हिसाब से कोई भी पार्टिकल होता है, ठीक है, कोई भी पार्टिकल वो अपने साथ साथ एक वेवलेंथ को एसोसिएट करता है, ठीक है। कैसे मतलब, जैसे एक मूविंग पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है, वैसे तो इलेक्ट्रॉन का साइज बहुत बड़ा दिखा दिया मैंने, ठीक है, चलो ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है। डी ब्रॉगली के हिसाब से अगर ये पार्टिकल मूव कर रहा है तो इसकी कुछ ना कुछ क्या होगी, इसके साथ वेवलेंथ एसोसिएटेड हो रही होगी, ठीक है, यानी कि मतलब ये पीछे भी कुछ वेवलेंथ छोड़ के आया होगा और आगे की तरफ को भी कुछ वेवलेंथ भेज रहा होगा, ठीक है। सो हर मूविंग पार्टिकल के साथ उसका वेवलेंथ एसोसिएटेड होता है, हर मूविंग पार्टिकल के साथ, माइक्रोस्कोपिक से माइक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक से मैक्रोस्कोपिक, इवन हमारे साथ भी, ठीक है। बस बात यह है कि हमारा जो है मास बॉडी का काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है, इसीलिए हमारी वेवलेंथ जो है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, ठीक है, इसलिए हम उसको कंसीडर नहीं करते। तो चलिए, नाउ दिस कम्प्लेक्सिटी बिटवीन दीज टू साइंटिस्ट वाज सॉल्व्ड बाय अनदर साइंटिस्ट, जिसका क्या नाम था जी, डी ब्रॉगली नाम था, ठीक है। डी ब्रॉगली के हिसाब से क्या था, according to de Broglie, every particle has an associated wave that is known as the particle wave, यानी कि हर पार्टिकल के साथ उसका एक वेव एसोसिएटेड होगा। तो उसने क्या किया, पार्टिकल के भी बारे में बोल दिया, ठीक है, पार्टिकल के बारे में भी बोल दिया, और उसको बीच में साथ में कौन लेकर आ गया, वेव लेकर आ गया। तो उसने जो है एक ऐसी स्टेटमेंट दी जो दोनों चीज़ों को सेटिस्फाई करती थी। उससे मैक्स प्लांक भी सेटिस्फाइड थे और इससे एल्बर्ट आइंस्टाइन भी सेटिस्फाइड थे। उसने क्या कहा कि कोई भी पार्टिकल होगा उसके साथ एक वेव लेंथ जो है वो क्या रहेगी, या फिर कह लो कि एक वेव है जो है वो क्या रहेगी, एसोसिएटेड रहेगी। क्लियर है भाई? अच्छा, अब डी ब्रॉगली ने अपनी इक्वेशन को मैथमेटिकली कैसे प्रूव किया। देखिए, हम जानते हैं प्लैंक्स थ्योरी के हिसाब से कि जो एनर्जी ऑफ फोटोन है वो क्या होता है, एच सी अपॉन लैम्डा, ठीक है। सी क्या, सी हमने यहाँ पर क्यों कंसीडर किया है, क्योंकि फोटोन जो है वो लाइट का निकलता है और लाइट की स्पीड, लाइट की जो वेलोसिटी होती है उसको हम सी से लिखते हैं, ठीक है। तो एच सी अपॉन लैम्डा, पिछले लेक्चर्स में हमने इसको सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। फिर आए आइंस्टाइन, उनके बहुत फेमस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, दैट इज दी एम सी स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो गया आपका, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है एनर्जी ऑफ फोटोन, है ना। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर होती है भाई, तो एक चीज याद रखो कि अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगी। करो इनको इक्वेट करो, ठीक है। एच सी अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, इक्वेशन क्या बन गई, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम सी, ठीक है। ये जो एम सी है यहाँ पे टेक्निकली मास इंटू वेलोसिटी है, ठीक है। और हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं फिजिक्स में कि मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है जी, मास इंटू वेलोसिटी होता है आपका मोमेंटम, ठीक है, दैट इज अ लीनियर मोमेंटम। तो ये इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी, जहां पर एच क्या है, दैट इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, एंड पी क्या है, दैट इज दी आपका लीनियर मोमेंटम। क्लियर हो गया? ठीक है। तो यहाँ से एक और चीज पता लगती है कि जो आपका लैम्डा है, यानी कि वेवलेंथ है किसी वेव की, वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में है, आपके लीनियर मोमेंटम के, ठीक है, लीनियर मोमेंटम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में है। मतलब अगर किसी बॉडी का, ठीक है, कह लो कि अगर किसी बॉडी का मोमेंटम बहुत ज़्यादा है तो उसका वेवलेंथ बहुत कम होगा, है ना। और अगर किसी बॉडी का मोमेंटम बहुत कम है तो उसका वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर आई? उसके बाद ये जो चीज़ मैंने बताई थी, ठीक है, कि एम इंटू वी जो होता है आपका मास इंटू वेलोसिटी, उसे मोमेंटम बोलते हैं, ठीक है। ये भी बात मैंने भी क्लियर कर दी है कि लीनियर मोमेंटम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है आपकी वेवलेंथ के, ठीक है, किसी भी वेव की। अब मान लीजिए आपके सामने कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जिसके अंदर क्या है, आपके पास लीनियर मोमेंटम नहीं दे रखा, ठीक है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेशन पूछें। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए हम क्या करते हैं भाई, काइनेटिक एनर्जी के लिए हम इसी फॉर्मूला को जो है कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। हम रिलेशन पता करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का आपके मोमेंटम के साथ क्या रिलेशन होता है। तो देखो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता था ये, हाफ एम वी स्क्वेयर, ठीक है। इसको हमने क्या किया, मल्टीप्लाई और डिवाइड किया एम के साथ, ठीक है। जैसे हमने किया ये क्या बन गया, 1/2 एम एम स्क्वेयर वी स्क्वेयर। क्लियर हो गया? अच्छा भाई, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारे पास रिलेशन आ गया, देखो एम स्क्वेयर वी स्क्वेयर, ये लीनियर मोमेंटम का स्क्वायर हो जाएगा ना, एम वी इंटू एम वी, पी इंटू पी, तो वो पी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बन गया पी स्क्वायर अपॉन 2m, यानी कि अगर मुझे यहाँ से लीनियर मोमेंटम निकालना हो तो वो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो बस फिर p की जगह पे इसका वैल्यू पुट कर दो, काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेशन आ गया।
ठीक है, ये सब चीज़ें थी जो जल्दी जल्दी हमने निकालनी थी। अब हम आ रहे हैं हमारे उस टॉपिक पर जिस पे हम थोड़ा सा आराम से बात करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा आराम से बात करने वाला टॉपिक कौन सा है? दैट इज द हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ठीक है, ध्यान से सुनना। एक बड़ी ना प्रैक्टिकल बात है। ठीक है, हाइजेनबर्ग एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, अगर आप में से किसी ने, मैं वैसे सजेस्ट करूंगा, ऑलमोस्ट आप में से बहुत सारे लोगों को जिन्होंने ओपनहाइमर नाम की एक मूवी थी, ठीक है, रॉबर्ट जे ओपनहाइमर एक साइंटिस्ट थे जिनको फादर ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब्स भी कहा जाता है, आई गेस। ठीक है, तो उनकी एक मूवी थी ओपनहाइमर। ठीक है, उनकी बायोपिक बनी थी। मैं आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी भी फ्री टाइम हो संडे वगैरह को, ठीक है, तो एक बार वो मूवी ज़रूर देखना। उसमें बहुत क्लियरली उन्होंने हाइजेनबर्ग सर का जो है मेंशन किया उनका रोल। ठीक है, तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है? हाइजेनबर्ग नाम का एक बंदा था, ठीक है, उसके दिमाग में क्या आया? ठीक है, उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि यार हम ना कभी भी साइमल्टेनियसली, मतलब एक ही टाइम पे किसी सब एटॉमिक पार्टिकल, माने इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है, हम एक ही टाइम पे किसी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और उसका मोमेंटम नहीं पता कर सकते। ठीक है, मान लीजिए ये पाथ फॉलो कर रहा है, ठीक है, ये ऐसे करके इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ठीक है, तो मान लीजिए मैंने इसको इधर पकड़ लिया, ठीक है, अब इस पॉइंट पर मैं दो चीजें निकालनी है मुझे, एक उसका मोमेंटम, एक उसका आपका पोजीशन। ठीक है, किस पोजीशन पर है और किस मोमेंटम से मूव कर रहा है। ठीक है, मैं कहता हूं दावे के साथ आप दोनों चीजें एक साथ एक ही पॉइंट पर सही निकाल ही नहीं सकते। जितने टाइम में आप ये करोगे, अपना वेलोसिटी पता करोगे, मोमेंटम बदल चुका होगा। ठीक है, सॉरी, पोजीशन पता करोगे, मोमेंटम बदल चुका होगा, और वाइसा वर्सा। यानी कि कभी भी पोजीशन और वेलोसिटी एक साथ क्या नहीं हो सकती, कैलकुलेट नहीं की जा सकती विद 100% प्रिसीजन, मतलब कोई एरर ही ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो देखते हैं कि it is impossible to determine simultaneously with precision the position and momentum of a subatomic particle like electron। यानी कि इलेक्ट्रॉन अगर मान लीजिए मूव कर रहा है तो उसका मोमेंटम और उसका पोजीशन एक ही टाइम पर साइमल्टेनियसली, यानी कि एक साथ प्रूव करना या फिर डिटरमिन करना बहुत मुश्किल है, नियर टू इम्पॉसिबल। ठीक है, पॉसिबल नहीं होता ये। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करते हैं कि जो पोजीशन एंड मोमेंटम होता है दे मस्ट बी अलोंग द सेम एक्सिस। वही मैंने आपको बताया कि एक ही एक्सिस के अलोंग वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो मोमेंटम और जो आपका पोजीशन है, ठीक है, ये एक साथ क्या होने चाहिए, एक ही सेम एक्सिस पर होने चाहिए। फिर वही इसने एक और बात बोली थी हाइजेनबर्ग ने कि जितना भी आपका ये जो डेल्टा एक्स है, ठीक है, जितना भी आपका डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स इज चेंज इन पोजीशन एंड डेल्टा पी इज चेंज इन मोमेंटम, इनका जो भी प्रोडक्ट होगा वो या तो ज़्यादा होगा, ठीक है, दैट वुड बी मोर, और इक्वल टू एच अपॉन फोर पाई। ठीक है, यानी कि वो या तो एच अपॉन फोर पाई से ज़्यादा हो सकता है, या तो वो एच अपॉन फोर पाई से क्या हो सकता है, कम हो सकता है। ठीक है, दैट मीन्स एच अपॉन फोर पाई जो है, दिस इज द हाइएस्ट एक्यूरेट वैल्यू दैट वी कैन गो। ठीक है, या फिर इसको एक दूसरे तरीके से कह सकते हो कि एच अपॉन फोर पाई जो है वो मिनिमम टोटल एरर है। ठीक है, एरर जो है वो ये इससे ज़्यादा एरर हो सकता है, ठीक है, लेकिन इससे कम नहीं हो सकता। मतलब अगर हमारी सबसे कोई हाईएस्ट सही पॉसिबल वैल्यू है, ठीक है, तो वो यही है। क्लियर हो गया? चलिए, एच अपॉन फोर पाई। फिर उसके बाद बात आती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाई हाइजेनबर्ग्स प्रिंसिपल डजंट सीम्स टू बी यूजफुल इन केस ऑफ मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, मान लीजिए जैसा मैं एक इलेक्ट्रॉन के साथ कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे मैंने एक इलेक्ट्रॉन के साथ किया है, ऐसा ही मैं किसी बॉल के साथ क्यों नहीं कर सकता? ठीक है, बॉल के केस में क्या होता है, वो एक मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो उसके केस में अनसर्टेनिटी का वैल्यू जो है वो बहुत कम आएगा, मतलब उसके केस में एरर जो है वो बहुत कम है। ठीक है, एक बॉल है यार, आप फेंकते हो बॉल को तो आपको पता लग जाता है ना, मेजर कर सकते हो कि इस पोजीशन पर इसका ये मोमेंटम होगा, फिर इस पोजीशन पर इसका ये मोमेंटम होगा। ठीक है, तो उसके केस में अनसर्टेनिटी माने एरर होने की संभावना बहुत कम होती है। ठीक है, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए। इसीलिए हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल किस पे अप्लाई नहीं होता, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स पर अप्लाई नहीं होता। ठीक है, फिर उसके बाद भी हमारा आज का आखिरी टॉपिक है, दैट इज द मॉडर्न क्वांटम थ्योरी। मॉडर्न क्वांटम थ्योरी, हमने इतना सब कुछ अब क्वांटम थ्योरी के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, तो थोड़ा सा समझ लेते हैं कि मॉडर्न क्वांटम थ्योरी हमें क्या कहती है। भाई ये एक कॉन्सेप्ट लाई थी जिसे हम बोलते हैं ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आप अपने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ोगे। ठीक है, आपको केमिकल बॉन्डिंग जब मैं पढ़ाऊंगा उसके अंदर ऑर्बिटल का भाई बहुत बार जिक्र होगा
क्या होती है एक ऑर्बिटल? ऑर्बिटल होता है कोई भी ऐसा रीजन, ठीक है, कोई भी ऐसा रीजन किसी एटम का जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज द मैक्सिमम, यानी कि हम पूरे एटम में ना प्रोबेबिलिटी देखते हैं, ठीक है, हम कभी भी एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं पता कर सकते, क्या इलेक्ट्रॉन पड़ा तो इसी पे पड़ा होगा, ठीक है, नहीं, हम ना तुक्के लगाते हैं, तुक्के लगाना है इसके, हम प्रोबेबिलिटीज देखते हैं, ठीक है, कि किस जगह पे इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस होने की पॉसिबिलिटी या फिर प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो जिन एरियाज में, जिन रीजन्स में, ठीक है, जिन हाउसेज में इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन स्पेसेस को, उन रीजन्स को, उन हाउसेज बॉक्सेस को हम बोलते हैं ऑर्बिटल। क्लियर है? उसके बाद बात करते हैं, एक और पॉइंट था, दैट इज कि इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम इज जहाँ पर एक से ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, ठीक है, एटम्स और आयंस, द एड्रेस ऑफ अ स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन, यानी कि किसी एक स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर मुझे पता करना है, ठीक है, वो कहाँ पर प्रेजेंट है, एड्रेस का यही मतलब होता है कि वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है, उसे मैं कैसे पता कर सकता हूँ? कुछ सेट ऑफ नंबर्स होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, क्वांटम नंबर्स होते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्वांटम नंबर्स कहेंगे, ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में हमारा पूरा लेक्चर लगेगा, ठीक है। क्वांटम नंबर्स एक बहुत ज़रूरी पार्ट है, ठीक है। होता क्या है, एटम है, ठीक है, अब एटम के अंदर बहुत सारी शेल्स यानी कि ऑर्बिट्स होती हैं, ठीक है, तो कौन सी ऑर्बिट का, ठीक है, कौन सी ऑर्बिट की किस सब शेल का किस ऑर्बिटल में, ठीक है, सबसे बाहर आती है आपकी ऑर्बिट, उसमें होती है सब शेल्स, ठीक है, उन सब शेल्स को हम क्या कहते हैं, उन सब शेल्स के बाद क्या आएगा, ऑर्बिटल्स आएंगी, और उन ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं। तो एक पर्टिकुलर एड्रेस जो है किसी भी इलेक्ट्रॉन का, वो हमें कैसे पता चलता है, इन क्वांटम नंबर से, ठीक है, ये सारा चीज़ हमें क्वांटम नंबर्स बताते हैं, ठीक है। चलिए भाई, आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे जल्दी मुलाकात होगी, मिलते हैं।